तो आज पढ़ेंगे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण, इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार बोर्ड परीक्षा में से 18 नंबर आएंगे। 18 नंबर्स कम नहीं होते, पूरे के पूरे 18 अंक मिलने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, इस 18 अंकों में विभाजन किया गया है। इसको कैसे कैसे आपको नंबर मिलेंगे, तो पढ़ना तो सब है। इसमें शुरुआत जो है वो पहला परिचय से है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, पहले ये पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपको पढ़ना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल क्या होता है। फिर तीसरा आपको पढ़ना है कि रैखिक समीकरणों के लिए रेखा कैसे खींचते हैं, रेखाएं। और चौथे में हमें कुछ शर्तें पढ़नी है। और फिर उसके बाद में शर्तों में गुणांकों के संबंध भी शामिल होते हैं, ध्यान में रखिएगा, गुणांकों के संबंध। और इसके बाद नेक्स्ट आपको इसका ग्राफ पढ़ना है और फिर ग्राफीय विधि द्वारा हल भी सीखना है, ग्राफीय विधि द्वारा हल करना, समीकरण को मान निकालना। और छठवां फिर इसके बाद आपका विलोपन है, प्रतिस्थापन है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण हल करना और फिर वज्र गुणन विधि द्वारा समीकरण को हल करना। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। इतने मिलाकर 6 टॉपिक से आपके 18 नंबर आएंगे। इसका मतलब एक टॉपिक इसमें 3 नंबर का एवरेज में बनेगा। ठीक है, तो आज हम परिचय से शुरुआत करते हैं। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और लिखिए लिखो किसी गणितीय अवस्था जिसमें एक साथ किसी गणितीय अवस्था जिसमें एक साथ दो स्थितियों का निरूपण किया गया हो, एक साथ दो स्थितियों का निरूपण किया गया हो, एक साथ दो स्थितियों का निरूपण किया गया हो, कामा दो चर वाले समीकरण कहलाते हैं। दो चर वाले समीकरण कहलाते हैं। दो चर वाले समीकरण कहलाते हैं यदि इन समीकरणों के चरों की घात इकाई हो, चरों की घात इकाई हो, तो इन्हें रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इन्हें रैखिक समीकरण कहते हैं। नोट कर लिए। अब इसके आगे चलते हैं। हम आपको समझाते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण बनते कैसे हैं, कौन सी परिस्थिति आती है। मान लो एक पुस्तकालय है या बुक सेंटर है, कोई दुकान है, और इस दुकान में पुस्तकें हैं दो प्रकार की। एक पुस्तक है विज्ञान की और एक पुस्तक गणित की है। ठीक है, विज्ञान की जो पुस्तक है इसकी कुल संख्या है 1 दर्जन। कितनी है? 1 दर्जन।
और गणित के पुस्तकों की संख्या है 3 दर्जन। दोनों की कुल कीमत, दोनों पुस्तकों की कुल कीमत मान लो 600 रुपये है। बहुत सस्ती हो जा रही है, लेकिन मान लेते हैं 6,000 रुपये मान लो, थोड़ा बढ़ा देते हैं, ज़माना बड़ा महंगा है, इतनी सस्ती पुस्तकें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो एक दुकान है, उस दुकान में 2 प्रकार की किताबें हैं, एक विज्ञान की और एक गणित की। विज्ञान की जो पुस्तक है वो 1 दर्जन है और जो गणित की पुस्तक है वो 3 दर्जन है। और इन दोनों पुस्तकों का कुल मूल्य कितना है? 6,000 रुपये। आपसे पूछा जाए कि विज्ञान की एक पुस्तक का मूल्य क्या है? विज्ञान की एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य क्या है? या आपसे पूछा जाए गणित की एक पुस्तक का मूल्य क्या है? तो आप इसका क्या उत्तर देंगे? विज्ञान की एक पुस्तक का मूल्य क्या नहीं मालूम, गणित की एक पुस्तक का मूल्य क्या है नहीं मालूम, लेकिन कुल पुस्तकों का मूल्य मुझे पता है कितना है? 6,000 रुपये। ऐसी ही परिस्थिति में हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। हम मान लेंगे कि विज्ञान की पुस्तक की कीमत कितनी है? x रुपये। एक पुस्तक की कीमत x रुपये। गणित के एक पुस्तक की कीमत कितनी है? y रुपये। मान लिया विज्ञान की एक पुस्तक की कीमत है, क्या लिख रहा है जी? बंद कर, समझा रहे हैं तो कॉपी में लिख रहा है बैठे। विज्ञान की एक पुस्तक का मूल्य हमने क्या माना? x रुपये, और गणित की एक पुस्तक का मूल्य क्या माना? y रुपये माना। हम इन दोनों परिस्थितियों को गणितीय समीकरण में डालना चाहते हैं, तो गणितीय समीकरण में कैसे डालेंगे? देखिए, एक पुस्तक x रुपये की है गणित की, कितनी पुस्तकें टोटल हैं? 1 दर्जन, मतलब 12 पुस्तक। 12 पुस्तक गणित की है, एक पुस्तक की कीमत x रुपये है, तो 12 पुस्तकों की कीमत कितनी होगी? 12x रुपये होगी। प्लस एक गणित की पुस्तक की कीमत y रुपये है, ऐसे कितनी की किताबें गणित की हैं? 3 दर्जन। 3 दर्जन का मतलब 36 पुस्तकें। और अगर एक पुस्तक का मूल्य y रुपया है तो 36 पुस्तक का मूल्य क्या होगा? 36 y रुपये। गुणा करना पड़ेगा। जैसे 1 किलो चीनी का मूल्य अगर 20 रुपये है तो 5 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा? तो 20 पंचे 100, गुणा करते हैं। ठीक वैसे ही अगर एक पुस्तक का मूल्य y रुपये है तो ये जो 3 दर्जन यानी 36 पुस्तकें उनका मूल्य क्या होगा? 36 का y से गुणा। और फिर परिणाम ये है कि ये टोटल पुस्तक कितने में मिल जाती है? 6,000 रुपये की मिल जाती है। ये जो परिस्थिति आप देख पा रहे हो ये एक समीकरण के स्वरूप में है कि नहीं? यह एक समीकरण बना और इस समीकरण की विशेषता क्या है कि इसमें जो चर हैं वो कितने हैं भाई? चरों की संख्या कितनी है? चरों की संख्या 2 है। 2 चर हैं, कौन कौन? x और y। घात कितनी है चरों की? चरों की अधिकतम घात। तो जो चरों की अधिकतम घात है वो क्या है? 1 है। 1 ही तो इसकी घात है। तो घात 1 है, इसलिए समीकरण क्या हुआ? रैखिक। कैसा हुआ? रैखिक। 1 घात के लिए रैखिक समीकरण, 2 घात के लिए द्विघातीय समीकरण, 3 घात के लिए त्रिघातीय, 4 घात के लिए चतुर्घातीय। तो ये रैखिक समीकरण हो गया। और कितने चरों वाला है? 2 चरों वाला है। ऐसे ही समीकरण को बोलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। और ये जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसमें चर x और y हो, वहाँ कोई और भी चर हो सकता है, z हो सकता है, पी क्यू हो सकते हैं, ए भी हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि चर x और y ही सदा रहे। इतनी जानकारी स्पष्ट है? तो ये हो गया 2 चर वाला रैखिक समीकरण। इसके बाद बात आती है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के हल क्या होते हैं? सॉल्यूशन।
हल। तो देखो किसी समीकरण का हल होता क्या है, किसी समीकरण का हल उस समीकरण में व्याप्त चरों का मान होता है, चरों का मान होता है। किसी समीकरण का हल क्या होता है भाई, उस समीकरण में व्याप्त चरों का मान होता है। जिन चरों का इस्तेमाल किया गया उसका मान निकालो, वही क्या है, समीकरण का हल है। जैसे इस समीकरण में x और y दो चर हैं, हम हल करके x y का मान निकाल लें तो वही समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। इतनी बात स्पष्ट है। ये जो चर है इसका मान निकालते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। कैसे, एक पुस्तक की कीमत है, ये भी पुस्तक की कीमत है। क्या पुस्तक की कीमत कभी ऋणात्मक हो सकती है? क्या पुस्तक की कीमत शून्य हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यहाँ जो चर x और y है इसकी शर्त यही है कि x तो रहेगा बट x इज नेवर इक्वल टू 0 और यू कैन से x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ भी हमें वो शर्त लिखना होगा y इज ग्रेटर देन 0। x का मान नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, y का मान नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुस्तक फ्री में नहीं मिल रही है, पुस्तक की कुछ कीमत देनी पड़ेगी। तो किसी समीकरण का जो हल है उस समीकरण में व्याप्त चरों का मान होता है, परंतु समीकरण की शर्तों को संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, चरों का मान तो होता है, तो चरों के आपने कोई भी मान लिख दिए तो कोई भी मान नहीं होगा वो समीकरण का हल। समीकरण का हल वही होगा जो समीकरण की शर्तों को संतुष्ट करे। जानकारी स्पष्ट है। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो हल करने की पहली शर्त ध्यान में रखना, अगर दो चर वाला समीकरण है, दो चर वाला समीकरण, तो न्यूनतम दो समीकरण अवश्य होने चाहिए। न्यूनतम दो समीकरण अवश्य होने चाहिए। यानी अगर कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो उस रैखिक समीकरण का हल निकालने के लिए कम से कम कितने समीकरण होने चाहिए आपके पास, दो। ठीक है, एक समीकरण से कभी भी आप उसे हल नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते हैं, एक समीकरण से अगर हल नहीं कर सकते तो हम सिर्फ आलेख खींच सकते हैं। दूसरा, केवल एक समीकरण होने पर आलेख खींचा जा सकता है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, या एक रैखिक समीकरण है और दो चरों वाला है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। हम क्या इसको हल करिए, तो अब इसको हल करने के लिए तो कोई शर्त ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका आलेख बनाएंगे। कैसे, यहाँ से y को x के लिए हम डिपेंडेंट बना देंगे तो y बराबर 4 माइनस x हो जाएगा, और स्वेच्छा से x की वैल्यू आप चुनते जाओगे, जैसे कि 1 2 3, कम से कम 3 बिंदु लिए जाते हैं। जब ये मान हम यहाँ रखेंगे तो हमको 3
y की वैल्यू मिलेगी 2, y की वैल्यू मिलेगी 1 मिलेगी। इन मानों को हम एक टेबल बना के लिख लेते हैं। एक x है, एक y है और एक x कामा y है, ये पॉइंट है। मान लो हमने एक बिंदु A लिया, क्या एक स्क्रीन पे आ रहा है? स्क्रीन पे है ये। एक्स, अच्छा ठीक है बेटे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो x और y पॉइंट्स आप देख रहे हो, इन्हें हम लिखेंगे और उन पॉइंट्स को प्राप्त करेंगे। एक पॉइंट ये मान लिया हमने, एक पॉइंट B मान लिया और एक पॉइंट C मान लिया। जब x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू 3 है। इस तरीके से पहला पॉइंट 1,3 आया। पुनः जब x की वैल्यू 2 है तब y की वैल्यू 2 है, तो पॉइंट 2,2 आ गया। पुनः जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1 है, तो पॉइंट 3,1 हो गया। इस तरीके से ABC 3 पॉइंट हमने प्राप्त कर लिए। इन पॉइंट को हम ग्राफ में दर्शा देंगे। ये 1 मान लो, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, x डायरेक्शन है। -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, x डैश डायरेक्शन है। +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, y डायरेक्शन है। -1, -2, -3, -4, -5 और ये y डैश डायरेक्शन है। ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, यहीं से स्टार्टिंग शुरू होगी। गणना यहीं से करनी है। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें पहला पॉइंट है 1 और 3, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 1 यहाँ होगी, y की वैल्यू 3 यहाँ होगी, अर्थात ये पॉइंट मिलेगा 1,3 पॉइंट ये यहाँ हो गया। जो पॉइंट B है वो क्या है? 2 और 2 है, तो 2 और 2 मीन्स x2 y2, x2 y2 दोनों पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे? यहाँ कहीं मिलेंगे, पॉइंट B हो गया। पॉइंट C है 3, 1 यानी x3 y की वैल्यू 1, x3 y की वैल्यू 1 यहाँ कहीं मिलेगा, ये पॉइंट C है। इन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं। आप देखोगे तो इस रेखा पर ये सारे बिंदु आ जाएंगे ABC। यही इस समीकरण का क्या है? आलेख है। ये क्या बन गया भाई? आलेख। अब इसमें आलेख से आप कुछ निर्णय ले सकते हो। क्या? जो बिंदु इस रेखा पर स्थित है, जो बिंदु इस रेखा पर स्थित है वो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। जो बिंदु वह बिंदु जो रेखा पर स्थित है समीकरण को संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे और यही मान समीकरण के हल होंगे, यही मान समीकरण के हल
होंगे। ठीक है, तो किस तरीके से समीकरण की हल में हमने आपको बातें बताई वो आज इतना हो गया। इसे नोट कर लीजिए, इसके आगे अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।